हेलो बच्चों, लेकर आए हैं आईटी फाउंडेशन सीरीज का लेक्चर नंबर 03 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का। लेक्चर नंबर 02 में हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ को डिस्कस किए थे, जिनमें हमने ये जाना था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो ऑब्जेक्ट तब तक अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेंगे जब तक उस पे कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, तब तक वे ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन में रहेंगे। लेकिन न्यूटन के ये फर्स्ट लॉ में हमने जाने थे, ठीक। अब न्यूटन ने जब ये लॉ दिया तो यहां पे सवाल ये उठा कि अगर फोर्स अप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा। फर्स्ट लॉ में क्या कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो तब तक रेस्ट में रहेंगे जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। फिर सवाल आ जाता है तुरंत कि अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया जाए तब क्या होगा। तो हम सेकेंड लॉ जानने से पहले हमें समझना चाहिए मोमेंटम के बारे में, ठीक है। मोमेंटम हमें समझना चाहिए, तो लीनियर मोमेंटम पहले समझाता हूं, फिर हम न्यूटन के सेकेंड लॉ डिस्कस करेंगे। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। लीनियर मोमेंटम क्या है? लीनियर मोमेंटम may be defined as the product of mass of the object and velocity of the object। लीनियर मोमेंटम को हम डिफाइन कर सकते हैं मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के रूप में किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। मोमेंटम होता क्या है? तो मोमेंटम जो है ना, जो मूविंग ऑब्जेक्ट होता है उसका एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। क्योंकि अगर रेस्ट ऑब्जेक्ट की आप बात करेंगे या बॉडी की बात करेंगे तो वहां पे लीनियर मोमेंटम जीरो होता है, ठीक है। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि लीनियर मोमेंटम में बी डिफाइंड as the product of mass of the body या ऑब्जेक्ट लिख सकते हो एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। P इज इक्वल टू m इंटू वी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, ठीक है। तो मोमेंटम जो है उसी डायरेक्शन में होंगे जिस डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी होगा, या तो जिधर आपका वेलोसिटी होगा उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होगा। तो ये तो फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा और इसको क्या करते हैं, डीप में चलते हैं, ठीक है। The SI unit of momentum is देखो किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्या होता है? किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। देखो यार, वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है, और मास है तो मास के लिए क्या होगा? किलो होता है, ठीक है। तो किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। आगे में चलते हैं। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी। मोमेंटम, अगर मान लीजिए कि कोई बॉडी रुकी हुई है तो क्या होगा? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा? जीरो होगा। तो लिखिए, मोमेंटम ऑफ बॉडी एट रेस्ट इज जीरो। अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो उसका मोमेंटम क्या होगा? जीरो होगा। लीनियर मोमेंटम लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है।
आगे में चलते हैं, वेयर, यहां थोड़ा सा और समझाते हैं आप लोग को। वेयर m इज इक्वल टू मास ऑफ दी बॉडी या ऑब्जेक्ट, तो बॉडी लेके चल रहे हैं, बॉडी लेके चलेंगे। और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ दी बॉडी, और p क्या है, लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी या मोमेंटम ऑफ द बॉडी, ठीक है, मोमेंटम ऑफ दी बॉडी, ठीक है। बताओ कोई कंफ्यूजन है तो। लीनियर मोमेंटम प्रॉपर्टी होता है मूविंग ऑब्जेक्ट का, ठीक है, जितना ज्यादा उसका वेलोसिटी होगा उतने ही ज्यादा मोमेंटम होगा, ठीक है। अब आगे में चले, आगे में चलते और समझते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो हाँ, थोड़ा सा रिकॉलिंग करेंगे। फर्स्ट लॉ में हमने ये जाना था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, ठीक है, तो वो तब तक उस कंडीशन में, स्टेट में, पोजीशन में रहेंगे जब तक उस पे कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, ठीक है। न्यूटन ने ये फर्स्ट लॉ में कहा, ठीक है। तो तुरंत यहीं से क्वेश्चन अराइज हुआ कि बताइए अगर फोर्स अप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ में कहता है कि external force applied on any object is directly proportional to the rate of change of momentum। अगर उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर दिया जाएगा तो उसका जो मोमेंटम होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यानी कि जितना फोर्स अप्लाई किया जाएगा उतना मोमेंटम में भी परिवर्तन होंगे, ठीक है। ये स्टेटमेंट कह रहा है न्यूटन के सेकंड लॉ में। ऊपर वाला मैं समझा देता हूं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, ठीक है। क्या कहा सेकंड लॉ में कि अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया जाए उस बॉडी पे तो उसका जो मोमेंटम है वो चेंज हो जाएगा। तो चलते हैं और समझते हैं, ठीक है, चलते हैं और समझते हैं, उसके बाद एग्जांपल समझाएंगे। तो क्या कहा कि सम एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पर यूनिट टाइम या टाइम इंटरवल, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम जैसे हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। तो F एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पर यूनिट टाइम या टाइम इंटरवल। यहां डेल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डेल जो है वो चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, किन में, मोमेंटम में, किन में, टाइम में या टाइम इंटरवल। हम लोग जानते हैं फॉर एसआई सिस्टम के लिए, ठीक है, जो के का वैल्यू होता है वो 1 होता है, या प्रैक्टिकली, ठीक है, हम के की वैल्यू जो होता है वो 1 लेते हैं, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं कि फॉर एसआई सिस्टम, ठीक है, के इज इक्वल टू 1, ठीक है। के का वैल्यू कितना लेंगे, 1। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, ठीक है। मोमेंटम समझाने का कारण यही था कि मोमेंटम का फॉर्मूला हम यहां पे रख देंगे, ठीक है। तो F एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू, अगर हम P की वैल्यू रख दे तो डेल V इंटू एम वी बाई डेल टी, ठीक है। अब देखो जो भी चेंजिंग आएगा वो मास में चेंजिंग नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कांस्टेंट रहेगा। जब कांस्टेंट रहता है, ठीक है, तो आप m कांस्टेंट है इसको बाहर लेके आओ, चेंज किस में होगा, वेलोसिटी में होगा, चेंज किस में होगा, वेलोसिटी में। तो F एक्सटर्नल
एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू m del v बाई del t, ठीक है। और जरा सा याद करो, हमने आपको चैप्टर मोशन में करवाया था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पर यूनिट टाइम, इट इज नोन एज एक्सेलरेशन, ठीक है। हमने करवाया था, याद कीजिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल टी, ठीक है, डेल वी बाई डेल टी, ठीक है। और डेल वी का मतलब क्या हुआ था? डेल वी का मतलब यही हुआ कि फाइनल माइनस इनिशियल बाई टाइम इंटरवल, ठीक है। एक्सेलरेशन का यही फॉर्मूला हमने जाना था, ठीक है। तो क्या हम एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास डेल वी अपॉन डेल टी के प्लेस पे क्या हम एक्सेलरेशन रख सकते हैं? देखो, फोर्स का जो फॉर्मूला हमने कैलकुलेट करके नहीं देखे थे, जो लेक्चर नंबर 01 में किए थे, हमने डायरेक्ट वहां पे फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन बैठाया था। आता कहां से है? तो न्यूटन के सेकेंड लॉ से आता है, ठीक है। बताओ यार, कोई कंफ्यूजन है तो? न्यूटन के सेकेंड लॉ से आता है ये फॉर्मूला, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे में चलेंगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन जो न्यूटन सेकेंड लॉ का है वो है एक आपका कैचिंग और क्रिकेट बॉल, ठीक है, ये, ठीक है। और दूसरा है हाई जंप। इसको समझते हैं क्यों लिखा गया है, इसका क्या मतलब है, ठीक है। उसके बाद में थर्ड लॉ को समझेंगे, ठीक है। अच्छा, सेकेंड लॉ को लॉ ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ मोमेंटम कहते हैं। देखिए, कैचिंग अ क्रिकेट बॉल हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और देखते हैं कि जब कोई बैट्समैन बॉल को हिट करता है, ठीक है, तो बाउंड्री पे या फील्ड के किसी भी एरिया में जब कोई फील्डर कैचिंग करता है तो वो अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचता है, ठीक है। नोटिस किया होगा, और नहीं किया हो तो देखना। जब कभी कैच लिया जाता है तो हाथ को पीछे खींचता है, ऐसा क्यों? क्या रीजन है खींचने का? तो ऐसा इसलिए करता है ताकि जो बॉल का टाइम ड्यूरेशन है उसको इंक्रीमेंट कर देता है, ठीक है, इंजरी नहीं होता। अगर आप बॉल आ रहा है, आप हाथ ऐसे ही रोकोगे तो आपके हाथ का जो है वो आपके हाथों में इंजरी होगा, हो सकता है फ्रैक्चर हो जाए आपके हाथ में, क्योंकि बहुत तेज वेलोसिटी के साथ में वो बॉल आती है, ठीक है। अब देखते हो ना, एक बॉलर बॉलिंग करता है, तुरंत उसको हिट किया जाता है, ठीक है, उतने ही अमाउंट का मोमेंटम उसमें दिया जाता है, हिट किया जाता है। फिर बॉलर के पास में जब आता है तो उसको हाथ को पीछे की ओर खींच लिया जाता है। खींचने का मेन मकसद यही है कि उस बॉल का जो है वो टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है, और टाइम ड्यूरेशन जब बढ़ जाता है तो जो एक्सेलरेशन होता है भाई वो घट जाता है। कितना घटता? v माइनस यू बाई टी। एक्सेलरेशन घट जाता है, कितना डिक्रीज हो जाता है? v माइनस यू बाई टी, जिसके वजह से बॉल जो है जब वो हाथ को खींचता है तो एक्सेलरेशन इतना डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, डिक्रीज हो जाता है, और कैचिंग करने के बाद में बॉल स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि कैचिंग अ क्रिकेट बॉल, जब एक बैट्समैन बॉल को हिट करता है या कोई थ्रो करता है तो जब बॉल को वो कैचिंग करता है तो अपने हाथ को पीछे की तरफ खींच लेता है। इसलिए खींचता है ताकि उस बॉल का जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ जाए और एक्सेलरेशन डिक्रीज हो जाए। कितना डिक्रीज हो जाए? v माइनस यू बाई टी, जिससे इंजरी नहीं होगा उस प्लेयर के हैंड में, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं जो आपने बिल्कुल देखा होगा, ठीक है। एक हम लेते हैं, पहले हाई जंप को समझते हैं, ठीक है। देखिए, किसी फ्लोर से अगर आप ग्राउंड पे डायरेक्ट जो है जंपिंग करोगे, ठीक है, तो क्या होगा? ये होगा कि आपका पैर का फ्रैक्चर होने की चांसेस होते हैं, इंजरी होने का चांसेस होता है, ठीक है। लेकिन वहां पे भी हम क्या करते हैं? वहां पे भी हम खड़ा नहीं रहते। आपने देखा होगा जब कूदते हैं तो हमारे जो दोनों पैर होते हैं उसको फोल्ड कर लिया जाता है, ठीक है, फोल्ड कर लिया जाता है। सेम रीजन है जो रीजन हमने इसका दिए है, ठीक है। लेकिन यहां समझाना हम ये चाहते हैं कि अगर मान लो कि
अगर हम फर्स्ट मंजिल से कूद रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे पैर में इंजरी होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। लेकिन अगर वहीं पे अगर कोई सैंड रखा हुआ है, ठीक है, या तो हम कह सकते हैं बालू रखा हुआ, रेत रखा हुआ, उसके ऊपर जब हम कूदते हैं तो क्या होता है कि हमारे पैरों में इंजरी नहीं होते। ऐसा क्या हो जाता है कि पैर में इंजरी नहीं होता। तो देखो यार, होता यह है कि जो मिट्टी या तो बालू रखे हुए, रेत रखे हुए, उसमें क्या होता है कि डायरेक्ट हमारा जो जमीन पे है वो फ्लाइट नहीं होता बॉडी, ठीक है, डायरेक्ट नहीं टकराता है। वो जो रेत होता है, रेत क्या करता है कि टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा देता है और एक्सेलरेशन को घटा देता है, जिसकी वजह से चोट नहीं लगता है। ठीक है, एक एग्जांपल और देते हैं, ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपने देखा होगा जो कॉकरी आता है, ग्लास वगैरह जो आता है, ठीक है, कांच का, तो उसको जब पैकिंग किया जाता है ना, तो उसके बीच में या तो पेपर या तो ग्रास, या तो पेपर या तो ग्रास को रखा जाता है, ठीक है, ताकि दो जब ग्लास आपस में उनका कोलिजन हो, दो ग्लास का आपस में कोलिजन हो तो वो डैमेज ना हो, ठीक है, वो क्रैक ना हो, वो ब्रोकन ना हो। इसलिए क्या किया जाता है कि बीच में घास को रखा जाता है या तो कोई पेपर को रखा जाता है। उससे क्या होता है, जब आपस में दो ग्लास का कॉलिजन होता है तो जो टाइम ड्यूरेशन होता है, जो फ्लाइट होने का, जो दोनों का टकराने का टाइम ड्यूरेशन होता है, वो बढ़ जाता है और एक्सेलरेशन क्या होता है, उनका डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो कॉकरी ग्लास नहीं टूटता है। मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। 3 एग्जाम्पल हमने लिए, ठीक है, एक हमने जंपिंग का लिया, दूसरा कैचिंग का लिया, तीसरा हमने लिया है ग्लास का, ठीक है। तो ये एग्जांपल किसका है, न्यूटन सेकंड लॉ का, ठीक है। अब थर्ड लॉ हम देखेंगे, एक्शन रिएक्शन जो है उसको हम देखेंगे। पहले इसको क्या करेंगे, रफ करेंगे, उसके बाद में उसको हम समझाते हैं। पहले इसे कॉपी किया जाए। न्यूटन के थर्ड लॉ देखते हैं। थर्ड लॉ को एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं, ठीक है। तो बहुत इजी लॉ है जो थर्ड लॉ है, कहता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। आपका हर एक एक्शन का जो है इक्वल और अपोजिट रिएक्शन मिलेगा, ठीक है। समझाने के लिए एकदम आसान तरीके से समझाते हैं कि अगर आप बहुत मेहनत करके स्टडी करेंगे तो ये तो फिक्स है कि आपका रिजल्ट बेहतर आएगा, ठीक है। तो जो आपने हार्डवर्क किया वो क्या है, एक्शन, ठीक है। रिजल्ट जो आता है वो क्या है, रिएक्शन। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं करते हो तो ये भी पक्का है डेफिनेटली आपका रिजल्ट बेहतर नहीं आएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसके लिए क्या है, स्विमिंग है। स्विमिंग में क्या करते हैं हम अपने दोनों हाथों से पानी को पीछे की ओर धक्का मारते हैं, ठीक है। तो एक्शन हमने क्या किया, एक्शन हमने ये किया कि हमने हाथ से जो है वो पीछे की तरफ पानी को धक्का मारे, ठीक है। तो रिएक्शन हमें क्या मिला, हम आगे की तरफ मूव करने लग गए, ठीक है। अरे भाई समझ में आ रहा है। स्विमिंग में आपने किया है, स्विमिंग में देखा होगा कि पानी को हम क्या करते हैं, पानी को हम पीछे की ओर धक्का मारते हैं तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इसका क्या मिल रहा हमें, एक्शन। ये हाथ हमने लगाया भैया, उसको धक्का मारना स्टार्ट किए, ठीक है, तो हमारा जो मोशन हो रहा है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। उसी तरीके से आपने देखा होगा कि, अगर देखा नहीं होगा तो देख लेना, ठीक है। जब गन में क्या किया जाता है कि जो फायर किया जाता है ना, तो आपने देखा होगा कि गन से जब बुलेट निकल जाती है, ठीक है, निकलने के बाद में वो गन में एक तरह का झटका महसूस होता है जिसको रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं। हम क्या कहते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं। जब इस पे प्रॉब्लम इसका कराएंगे वहां पे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो रिएक्शन जो है वो गन पे लगा रहा है, कौन लगा रहा है, जो स्प्रिंग है वो झटका मार रहा है जब बुलेट फायर हुआ, ठीक है। तो बुलेट निकला, वो क्या हुआ भैया, एक्शन, ठीक है। किसी को हिट करेगा, उसका कुछ ना कुछ होगा रिएक्शन, ठीक है। भैया गोली लगने से क्या होता है, टिकट कट जाता है उनका, कटता है नहीं कटता, ठीक है। तो रिकॉइलिंग ऑफ गन, बुलेट निकला, आपने ट्रिगर दबाया, दबाने के बाद में उन्होंने हिट किया बुलेट को, बुलेट जब गन से निकला, ठीक है। तो
फिर पीछे में जो होता है एक झटका, एक फोर्स लगता है, उसको रिकॉलिंग वेलोसिटी कहते हैं या रिकॉलिंग फोर्स भी कह सकते हो आप, ठीक है। और जो थर्ड एग्जाम्पल है, ये हम लोग सब जानते हैं कि जब हम चलते हैं तो जमीन के ऊपर हम एक्शन लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम पीछे की ओर धक्का मारते हैं, ठीक है। तो जमीन हमें रिएक्शन क्या देते हैं कि हम आगे की ओर मूव करते हैं, ठीक है। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, एक्शन हुआ, किस पे एक्शन हुआ, जमीन पे। जमीन ने रिएक्शन आपको दिया, आपके पैर को दिया, क्या दिया आपको, पैर, जो पैर है, ठीक है, फुट है, उसको रिएक्शन प्रोवाइड किया जिससे आप आगे मूव करने लग गए, ठीक है। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो बहुत आसान लॉ है, ठीक है। क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आप इन तीनों एग्जांपल को लिख सकते हो। तो हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकेंड, थर्ड और इनर्शिया के टाइप जाने और लीनियर मोमेंटम को भी डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिकली अपने पास में एक टॉपिक बचा हुआ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। और एक्स्ट्रा जो टॉपिक हम कवर करेंगे उसमें करेंगे पुली का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पुली का जो कंसेप्ट है उसको हम कवर करेंगे, थोड़ा सा फ्रिक्शन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक दो जो लेक्चर होंगे वो 9th क्लास से अबव में जाएगा, क्योंकि अपना जो सीरीज है वो सीरीज है आईटी फाउंडेशन का, ठीक है। तो 9th तक रोकना ठीक नहीं है। यहाँ तक जो हमने भी डिस्कस किया ये 9th क्लास तक का है पार्ट, ठीक है। अब जो लेक्चर नंबर 04 होगा उसमें हम क्या करेंगे कि प्रॉब्लम को कवर करेंगे, क्योंकि हमने जितना थ्योरी था उतना हमने कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब हमारा बच गया है कि न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर किया जाए, ठीक है। बताओ अगर कोई कंफ्यूजन है तो। आसान है यार, तीनों लॉ को माइंड में रखो, 11th में भी काम आएगा, कंपटीशन में तो काम आएगा ही आएगा। अपना बेस बना के चलो भाई, जितना बेहतर आपका फाउंडेशन होगा उतने ही जल्दी आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर दोगे, ठीक है। अगर आपका बुनियाद अच्छा नहीं है तो आप रेंगोगे, ठीक है, उसमें कोई शक की बात नहीं है, आपको रेंगना पड़ेगा, समझे। तो यही रोकेंगे बाबू, तीनों आपका ये लॉ कंप्लीट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम।